इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक औरत क्याथरीन से पूछता है कि क्या उसे पता है कि टिलमन कासल जो दूर से दिखाई दे रहा है पिछले 200 सालों में एक बार भी किसी दुश्मन के हाथों नहीं गिरा। तभी हम यह भी जान जाते हैं कि उस आदमी का नाम साइमन है। क्याथरीन उससे पूछती है कि वह अचानक यह सब क्यों कह रहा है और यह भी कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उन्हें यहाँ होने की अनुमति नहीं है। तब साइमन उसे बताता है कि कोई और यहाँ नहीं आएगा अभी, जबकि क्याथरीन कहती है कि उसे अपनी सफाई की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इस पर साइमन कहता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वह बस उसे यह जगह दिखाना चाहता था क्योंकि इस समय पर यहाँ का दृश्य खासकर अद्भुत लगता है। जिस पर क्याथरीन पूछती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यह तो सिर्फ नोबल्स की ज़मीन है जहाँ वे रह नहीं सकते। साइमन फिर कहता है कि वह शायद यहाँ एक घर खरीद सके क्योंकि वह इस बार इंटरमीडिएट मेज के रूप में प्रमोशन पाने वाला है। साथ ही वह बताता है कि उसने गोलम पर एक नया थीसिस लिखा है जिसे उसके सीनियर्स ने काफ़ी सराहा। अगर एल्डर ने भी उसे मान्यता दी तो वह प्रमोट हो जाएगा। साइमन आगे कहता है कि वह बड़ा घर नहीं होगा लेकिन इतना ज़रूर होगा कि वे दोनों आराम से रह सकें। यह सुनकर क्याथरीन हैरान हो जाती है। साइमन फिर उससे कहता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। वह कहता है कि क्याथरीन ने हमेशा उसके लिए बहुत सहन किया है और अब वह उसे दुनिया की सबसे खुश इंसान बनाएगा। क्याथरीन थोड़ी चंचल होकर कहती है कि उससे पहले वह इंटरमीडिएट मेज बन जाए फिर ऐसी बातें करे। साइमन उसे मीन कहता है और वह हंसते हुए कहती है कि वह मजाक कर रही थी। फिर वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके लिए ऐसा दिन भी आएगा। जैसे ही वह उसके कंधे पर झुकती है, साइमन सोचता है कि उनकी खुशियां अब शुरू होंगी क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आती है। एल्डर साइमन के गोलम वाले काम का पूरा श्रेय खुद ले लेता है। एक आदमी कहता है कि साइमन का थीसिस दुनिया बदल सकता है, जबकि एल्डर ड्यूक से कहता है कि यह सब उसके उसमें किए गए इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। साइमन यह सब सुनता है और देखता है कि उसका सारा श्रेय चोरी हो गया। वह गुस्से में सोचता है कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे कभी असली पहचान नहीं मिलेगी। तभी ड्यूक एल्डर से कहता है कि उसने जो अनुरोध किया था उसका क्या हुआ। एल्डर जवाब देता है कि उसने उसे भूला नहीं है और ड्यूक से पूछता है कि क्या वह सच में उसके साथ ठीक है क्योंकि वह एक निम्न जाति की औरत है। तभी कुछ गार्ड्स क्याथरीन को खींचते हुए अंदर लाते हैं। उसे डर से कांपते हुए देख साइमन हैरान रह जाता है। ड्यूक की क्याथरीन को देखकर कहता है कि उसने सुना था कि वह अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर है। एल्डर कहता है कि अगर वह निम्न जाति की नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती। यह सब देखकर साइमन गुस्से से भर जाता है। साइमन जादू की तैयारी करते हुए कहता है कि वह यह सब और नहीं सह सकता। वह एल्डर और ड्यूक पर चिल्लाता है कि वह क्याथरीन को उन्हें उसे छीनने नहीं देगा। इसे देख एल्डर गुस्से में लाइटनिंग मैजिक से उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक ट्रैश है। साइमन के चश्मे टूट जाते हैं और वह गिरने लगता है। क्याथरीन रोते हुए साइमन से उठने के लिए कहती है, लेकिन साइमन अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ क्याथरीन की तरफ हाथ बढ़ा पाता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता। कहानी आगे बढ़ती है और हम समय के एक बड़े अंतराल के बाद साइमन को एक जेल के अंदर घुटनों के बल बैठे हुए देखते हैं, जो पूरी तरह बिखरा हुआ और निराश दिखता है। जेल में उसके साथ केवल कुछ चूहे हैं और उसकी आंखें जीवन से खाली नजर आती हैं। वह बड़बड़ाता है कि वह कुछ नहीं कर सका। वह एक चूहे को उठाता है जो उसे डरकर फड़फड़ाने लगता है। हमें यह भी दिखता है कि उसने जेल की दीवारों पर अपने बिताए दिनों की गिनती कर रखी है। तभी एक गार्ड उसे भाले से छुपकर चिढ़ाता है और हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वह उस चूहे को खाने की कोशिश कर रहा है। वे मजाक में कहते हैं कि उसे छोड़ दो, अब एक मैजिक टावर का मेज भी इस हालत में कुछ नहीं कर सकता। वे उसे यह भी कहते हैं कि अगर वह गोलम समन में उनकी मदद करे तो वे उसे तुरंत रिहा कर देंगे। लेकिन साइमन कोई जवाब नहीं देता। वे उसे पागल कहने लगते हैं और कहते हैं कि वह तब से पूरी तरह से टूट गया है जब क्याथरीन की मौत हो गई थी। फिर वे उसकी मौत के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्याथरीन ने ड्यूक से अपनी पवित्रता बचाने के लिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे उसके पास बेच दिया गया था। वे कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी। यह सुनकर साइमन अपने अंगूठे को काटकर खून निकालता है और क्याथरीन से माफ़ी मांगता है कि वह उसे बचा नहीं सका। जैसे ही गार्ड वापस काम पर जाने लौटते हैं, वे देखते हैं कि चूहे अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वे सब ऊपर की
की ओर देख रहे होते हैं, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। एक गार्ड को शक होता है और वह दूसरे से एक चूहे को मारने के लिए कहता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, चूहे के पेट पर एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है, जिसे उन्हें समझ में आता है कि यह चूहे साइमन की जेल के हैं। जबकि इस बीच साइमन अपने खून से फर्श पर कुछ बनाने लगता है और कहता है कि वह हमेशा से कमजोर था, लेकिन अब वह खुद को बदल देगा। गार्ड्स उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन साइमन कहता है कि वह नहीं रुकेगा, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। मैजिक सर्कल पूरा हो जाता है और साइमन अपनी हथेली उसके ऊपर रखकर चूहों की लाइफ एनर्जी को अवशोषित करना शुरू करता है। साइमन कहता है कि अगर वह शुरू से ही ताकतवर होता तो उसने कैथरीन को कभी नहीं खोया होता। चूहों की ऊर्जा केंद्र में इकट्ठा होती है और एक विस्फोट होता है। साइमन अब जेल से आजाद हो जाता है और उसके पीछे वही विशाल गोलेम खड़ा होता है जिसके बारे में उसने थीसिस में लिखा था। साइमन गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है कि यही डर कैटरीना के चेहरे पर था। अगले ही पल गोलेम गार्ड्स को मार देता है और दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। साइमन कहता है कि अब वह उस दुनिया से बदला लेगा जिसने उनके खुशहाल जीवन को बर्बाद किया। फिर वह मैजिक टावर में तबाही मचाते हुए चलता है और कैथरीन से कहता है कि अब उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह अब कमज़ोर नहीं रहेगा और जो भी ताकत मिलेगी उसे हासिल करेगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ झलकती है। इस दौरान एल्डर लाइटनिंग मैजिक का उपयोग कर साइमन से लड़ने की कोशिश करता है, जबकि साइमन अपने गोलेम पर सवार होकर उस पर छा जाता है। एल्डर उसे ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल के लिए फटकारता है और कहता है कि वह एक गॉड का अनुयायी होते हुए डीमन का साथ क्यों दे रहा है। इस पर साइमन उसे ठंडे और खौफनाक नज़रों से देखता है और कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ड्यूक भागने की कोशिश करता है और साइमन से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। वह कहता है कि वह उसे इस जगह का मालिक बना सकता है, साथ ही वह उसकी हर बात मानेगा। साइमन अपना हाथ फैलाता है और कहता है कि ड्यूक के पास वैसी ताकत नहीं है जैसी वह सोचता है। फिर साइमन उसे ख़त्म कर देता है और कहता है कि मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। फिर वह कैथरीन से कहता है कि वह इस दुनिया को ख़त्म करेगा जिसने उनके साथ अन्याय किया। यह सब सिर्फ उसके लिए होगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक आदमी को राजा द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वह आदमी है हीरो लक्कान। जहाँ राजा उससे अनुरोध करता है कि वह दुनिया को अंधकार से बचाए। दूसरी तरफ साइमन के विनाशकारी अभियान को शुरू हुए काफी समय हो चुका है और अब उसे डीमन किंग का खिताब दिया गया है। वह उनके सभी क्षेत्रों को नष्ट कर रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है और अब तक 2 किंगडम्स और 1 ड्यूकडम को तबाह कर चुका है। इसलिए राजा लकान से विनती करता है कि वह डीमन किंग को खत्म करे और दुनिया को बचाए, क्योंकि अब दुनिया की किस्मत सिर्फ उसी के हाथों में है। जैसे ही उनके एम्पायर के झंडे आसमान में लहराते हैं, लकान अपनी तलवार देखता है और उसे उठाकर एक जोशीला भाषण देता है। वह कहता है, ब्रेव वॉरियर्स ऑफ द डिवाइन आर्टीनिया एम्पायर, हमारी एम्पायर का प्रकाश अब अपनी चमक खो चुका है और डीमन किंग का विशाल साया पूरे लॉर्डसिया कॉन्टिनेंट पर छा गया है। लेकिन हम यह सहन नहीं करेंगे। अपने परिवारों और इस दुनिया के लिए आज हम डेमन किंग को ख़त्म करेंगे और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद बनेंगे। इसके साथ ही एक फ्लैशबैक दिखता है जहां कैथरीन साइमन से पूछती है कि क्या उसने वह खबर सुनी है। वह गुस्से में कहती है कि यह कैसे सही हो सकता है कि एक बच्चे का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया जाए क्योंकि उसने रोटी चुराई। साइमन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह इतनी जोर से बात कर रही है, कोई सुन लेगा। लेकिन कैथरीन कहती है कि नोबल्स इतने कठोर दंड इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उन्हें भूखा रहने की चिंता कभी नहीं होती। वह पूछती है कि एक बच्चे को सिर्फ उसके जन्म के सामाजिक दर्जे की वजह से इतनी सज़ा क्यों दी जानी चाहिए। उसका चेहरा उदासी से भर जाता है और वह कहती है कि उन्होंने भी इस स्थिति में जन्म लेने की इच्छा नहीं की थी। साइमन उसे आशा भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब सामाजिक दर्जा कोई मायने नहीं रखेगा और सभी लोग समान और स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अचानक कैथरीन साइमन का नाम लेती है और कहती है कि ऐसा दिन सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं आएगा। साइमन उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। कैथरीन कहती है, हमें खुद उस बदलाव का हिस्सा बनना होगा जिसे हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं, वरना हमारे बच्चे भी वही देखेंगे जो हमने सहा।
साइमन अपनी किताबें गिरा देता है और शर्माते हुए पूछता है कि वह बच्चों की बात क्यों कर रही है जब उनकी शादी भी नहीं हुई है। कैथरीन कहती है कि यह उसकी बात का मुख्य बिंदु नहीं था, लेकिन जोड़ती है कि उनकी शादी तो होगी ही। साइमन घबरा जाता है और कहता है कि वह शादी करेगा लेकिन अभी तैयार नहीं है। कैथरीन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह उसे छोड़कर कोई और उससे शादी नहीं करेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और साइमन अपने डीमन किंग कास्टल के सामने खड़ा है। वह कैथरीन को संबोधित करते हुए कहता है कि जल्द ही यह सब खत्म हो जाएगा। इसमें समय लगा, लेकिन जो दुनिया वे चाहते थे वह जल्द ही वास्तविकता बनेगी। दूसरी तरफ लकान की सेना उसके किले के सामने खड़ी है। सैनिक डर से भरे चेहरों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लकान साइमन को पुकारते हुए कहता है कि पूरी दुनिया को उसकी वजह से पीड़ा झेलनी पड़ी है और वह गॉड और जस्टिस के नाम पर उसकी बुराइयों का अंत करेगा। इस पर साइमन पहले हंसता है और फिर जोर से ठाका लगाता है जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजता है। वह पूछता है, क्या तुम मुझे गॉड और जस्टिस के नाम पर न्याय दिलाने की बात कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे झूठे गॉड और पाखंडी जस्टिस से डर जाऊंगा? जिस पर लकान कहता है कि वह और एम्पायर के अनगिनत हीरोज आज उसे खत्म करने आए हैं। वह अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है और वे सभी साइमन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन पूछता है, तुम कौन होते हो मुझे न्याय देने वाले? न्याय उसी दिन मर गया था जब मैंने कैथरीन को खो दिया। साइमन अपना स्टाफ जमीन पर मारता है जिससे एक मैजिक सर्कल बनता है और ऐसा लगता है जैसे समय सैनिकों के लिए रुक गया है। साइमन कहता है कि वह अब इन झूठी कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करता और वह उन्हें वह चीज दिखाएगा जिस पर वह विश्वास करता है। सभी सैनिक अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं और हम देखते हैं कि उनकी लाइफ फोर्स साइमन के रिचुअल द्वारा पूरी तरह से खत्म हो रही है। जैसे उसने पहले गोलेम्स को समन किया था वैसा ही कुछ होता है और सैनिकों की लाशों की ऊर्जा से गोलेम्स पैदा होते हैं जो एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं जिससे लकान को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होना पड़ता है। साइमन मुस्कुराकर लकान से कहता है, देखो आज न्याय का असली दिन है। अपनी धोखेबाज आस्था को त्याग दो क्योंकि आज एक नए युग की शुरुआत है। साइमन घोषणा करता है कि अब यह दुनिया नोबल्स द्वारा नहीं बल्कि उसके द्वारा शासित होगी। वह अपने सामने खड़े सभी नोबल्स का अंत करने की कसम खाता है। गोलेम्स में से एक अपनी मुट्ठी उठाकर सैनिकों को ऊपर मारता है और उन्हें कुचल कर खत्म कर देता है। यह देखकर बाकी सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि अगर वे यहाँ पीछे हटे तो उनका कोई भविष्य नहीं है। जबकि साइमन थोड़े उदास नजरों से उन्हें मूर्ख कहता है और कहता है कि वे केवल अपने सोशल स्टेटस से चिपके हुए हैं और असली शक्ति के सामने टिकने लायक नहीं है। लेकिन वह किसी को नहीं छोड़ेगा और सुनिश्चित करेगा कि वे सभी खत्म हो जाएं। लकान खुद को तैयार करता है और साइमन को पुकारते हुए कहता है कि वह दया के लायक नहीं है। अगले ही पल येलो ऑरा से उसकी तलवार चमकने लगती है और वह हवा में कूदकर एक गोलेम को एक ही वार में नष्ट कर देता है। साइमन यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसने गोलेम को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। इसे वह समझ जाता है कि वह लिविया किंगडम को इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि लकान वहाँ था। फिर साइमन नफरत भरी नज़रों से लकान को देखता है, लेकिन लकान के चेहरे पर सिर्फ यह भाव है कि वह कर रहा है जो ज़रूरी है। साइमन घोषणा करता है कि वह लकान को आज ख़त्म कर देगा और फिर उनके बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। साइमन और लकान के बीच गोलेम्स और इंसानों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। कुछ पल बाद युद्ध क्षेत्र पर अंततः सन्नाटा छा जाता है। टूटे हुए हथियार और खून चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अब केवल साइमन और उसका आखिरी गोलेम बचे हैं और दूसरी तरफ लकान इतना थक चुका है कि वह अपनी तलवार के सहारे खड़ा है। लकान साइमन को देखता है और कहता है कि वह इसे खत्म कर देगा। साइमन का गोलेम भी धीरे धीरे गिरने लगता है। तब साइमन लकान को पुकारते हुए कहता है कि उसे इस दुनिया की गंदगी का कोई अंदाज़ा नहीं है। वह कहता है कि अगर उसे मौका मिलता तो वह इस दुनिया को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करता। उसकी आंखों में पछतावा भरा होता है और वह लकान को श्राप देता है कि उसकी पूरी ब्लड लाइन जीवन भर कष्ट झेलेगी। उसकी आंखों से आंसू खून में बदलने लगते हैं जबकि लकान अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और आखिरी बार पूरी ताकत से वार करता है। उसकी तलवार की औरा साइमन का सिर धड़ से अलग कर देती है और गोलेम के बचे खुचे हिस्सों को भी नष्ट कर देती है। साइमन का सिर हवा में उड़ता है और वह अपनी आखिरी सोच में कैथरीन को याद करता है।
साइमन याद करता है कि जब कैथरीन मुस्कुराती थी और उसके साथ होती थी तो उसकी सारी चिंताएं गायब हो जाती थीं। वह उससे किस करती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये वही पल हैं जो साइमन की मृत्यु के समय उसकी सोच में थे। फिर अचानक वह चौंक कर जागता है। वह अपने गले को पकड़कर देखता है और खुद से पूछता है, क्या यह सब एक सपना था? उसका सिर अभी भी उसकी जगह पर है। वह अपने माथे से पसीना पोंछता है और कहता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है, लेकिन उसके हाथ पर कोई घाव नहीं है। वह सोचता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जैसे ही साइमन अजनबी कमरे में उठता है, वह हैरानी से सोचता है कि वह कहीं किसी विदेशी देश में तो नहीं है। वह खुद से सवाल करता है कि वह जिंदा कैसे है। वह कहता है, ब्लैक मैजिक भी किसी को जिंदा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मैंने पहले ही कर लिया होता। तो आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ? तभी उसकी नज़र दीवार पर एक पोर्ट्रेट पर पड़ती है। यह किसी और का नहीं बल्कि लकान का पोर्ट्रेट है। वह हैरान होकर पूछता है, यह यहाँ क्यों है? तभी एक बटलर कमरे में आता है और साइमन को यंग लॉर्ड कहकर पुकारता है। बटलर खुशी से कहता है कि वह बहुत खुश है कि साइमन आखिरकार जाग गया है। वह उसे गले लगाते हुए कहता है कि साइमन 2 हफ्तों से बेहोश था और वह डर गया था कि लकान की ब्लड लाइन का आखिरी वंशज खत्म हो जाएगा। साइमन उलझन में पूछता है, यंग लॉर्ड तुम कौन हो? यह सुनकर बटलर घबरा जाता है और पूछता है, आप मुझे पहचानते नहीं? वह घुटनों के बल गिरकर कहता है कि यह सब शायद उस दुर्घटना की वजह से है और यह उसकी गलती है कि उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया। वह रोने लगता है और कहता है कि वह साइमन को कुछ ज़रूरी बातें बताएगा ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। बटलर बताता है कि साइमन जल्द ही इस जगह का लॉर्ड बनने वाला है। वह बरोक एम्पायर के लकान विस्काउंट का उत्तराधिकारी है, जो महान हीरो लकान का वंशज है। उसका नाम लुक्टी लकान है। ये सुनकर साइमन हैरान रह जाता है और कहता है, तो इसका मतलब है कि मैं 500 साल पहले मर गया था और अब मैं अपने दुश्मन के वंशज के रूप में पैदा हुआ हूँ। फिर साइमन पसीना पसीना होकर दौड़ने लगता है, जिससे बटलर चौंक जाता है। बटलर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वह ऐसी हालत में नहीं दौड़ सकता, लेकिन साइमन उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह खुद से कहता है, क्या मैं यह सब मान लूं? क्या मैं मूर्ख दिखता हूं? साइमन एक दरवाज़ा खोलता है और बालकनी से बाहर देखता है। वह चिल्लाकर कहता है, यह सब सच नहीं हो सकता, लेकिन जो वह देखता है वह उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। बाहर एक विशाल कवच पहने हुए गोलेम खड़ा है, जिसे देख साइमन अपना संतुलन खोने लगता है और सोचता है, क्या यह सचमुच असली है? फिर वह बटलर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बटलर जवाब देता है, मेरा नाम हांस है और मैं आपका निजी सेवक हूँ। साइमन फिर हांस से पूछता है, यह चीज़ आखिर है क्या? हांस बताता है, इसे गिगेंट्स कहते हैं। यह एक खतरनाक मानव रूपी हथियार है। साइमन पूछता है, क्या यह गोले मैजिक से बनाया गया है? जिस पर हांस कहता है, आप आधे सही हैं। यह साइंटिफिक हेक्सटेक और मैजिक के संयोजन से बनाया गया है। वह आगे बताता है कि यह गोलेम्स की तरह नहीं है, जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जाता है, जबकि इस गिगेंट्स को एक पायलट अंदर बैठकर चलाता है। साइमन यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसी तकनीक के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। वह यह भी महसूस करता है कि गिगेंट ने उन सभी समस्याओं को हल कर दिया है जो उसके गोलेम्स के साथ थीं। अब ये हथियार युद्ध में बाहरी खतरों से सुरक्षा देते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। हंस ये देखकर चकित है कि साइमन को इसमें इतनी रुचि है, लेकिन साइमन अचानक अपने कमरे की ओर लौटने लगता है। जिसे हंस उसे पुकारता है तो साइमन रुक जाता है और खुद से कहता है, अगर यह सचमुच मौजूद है तो इसका मतलब है कि 500 साल सच में बीत चुके हैं। वह सोचता है, आखिर मुझे अपने दुश्मन के वंशज के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा? अगले पल हम उन्हें घर के अंदर दौड़ते हुए सुनते हैं, जहां हंस लगातार साइमन का नाम चिल्ला रहा है। इस बीच साइमन डेस्क पर खड़ा होकर शराब पी रहा है। वह अपना मुंह पोंछते हुए नीचे हंस की तरफ देखता है और कहता है कि वह लकान का वंशज है। हंस जवाब देता है, हाँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? साइमन पूछता है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे तो बाकी लोगों से ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए। तभी साइमन को अचानक तेज दर्द महसूस होता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। हांस घबरा जाता है, जबकि साइमन बुरी तरह से सांस लेने लगता है और हांस कहता है कि उसने पहले ही उसे श्राप से सावधान रहने को कहा था। साइमन हांस से पूछता है कि वह किस श्राप की बात कर रहा है। तब हांस मन में कहता है कि उसने इसका अंदाजा लगाया था कि साइमन को कुछ याद नहीं है।
उसकी चुप्पी देख साइमन गुस्से में उसे जल्दी बात खत्म करने को कहता है। तो हांस धीरे धीरे बताने लगता है कि लॉर्ड लकान को दुनिया बचाने के उनके प्रयासों के लिए सराहा गया, लेकिन वह जल्द ही डीमन लॉर्ड के श्राप की वजह से मर गए। साइमन चौंक कर पूछता है कि हांस किस बारे में बात कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने कहा था कि लकान का पूरा वंशज दर्दनाक जिंदगी जिएगा। वह सोचता है, क्या यह वही बात है? तब साइमन खुद को याद करता है कि उसने यह सिर्फ गुस्से में कहा था। अब उसे यह सब बेवकूफ़ी लगती है और उसे यकीन नहीं होता कि लोग इसे सच मानते हैं। तभी कहानी फिर से सुनाई जाती है। 500 साल पहले की दुनिया में शांति थी, जब साइमन यानी डीमन लॉर्ड ने अपनी डार्क मैजिक से ऐसा गोलम बनाया था जो एक पूरी सेना से ज़्यादा ताकतवर था, जिन्होंने अपने हाथ के इशारे से कई सैनिकों का सफाया कर दिया। ऐसा लग रहा था कि डीमन लॉर्ड दुनिया पर राज कर लेगा, लेकिन एक वीर योद्धा लकान की वजह से दुनिया को फिर से शांति मिली। हालांकि मरने से पहले डीमन लॉर्ड ने एक श्राप छोड़ा, जिसने लकान और उसके पूरे खून के रिश्तेदारों को दर्दनाक मौत के लिए अभिशप्त कर दिया। इसे पढ़कर साइमन किताब बंद करता है और गहरी सांस लेता है। वह कहता है, लोगों ने कहानी को पूरी तरह से अपनी मर्जी से बदल दिया है। मैंने तो कोई श्राप डाला ही नहीं था। वह सोचता है कि क्या सच में कोई श्राप इतना लंबा चल सकता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को दोषी मानता है कि वह हार गया और सोचता है कि उसे लकान के वंशज के रूप में क्यों पैदा होना पड़ा। साइमन फिर से किताबें पढ़ने लगता है। वह कहता है कि उसे यह दूसरा मौका मिला है, लेकिन वह क्यात्रेन का सामना इस हाल में नहीं कर सकता। वह सोचता है कि यह गंदी दुनिया पिछले 500 सालों से और भी भ्रष्ट हो चुकी होगी। वह यकीन करता है कि उसके सभी समर्थक खत्म नहीं हुए होंगे। इसलिए साइमन कहता है, मुझे इस समय के बारे में और सीखने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने समर्थकों को फिर से इकट्ठा कर सकूं और इस बार सच में दुनिया को बदल सकूं। अगले दिन हम देखते हैं कि गिगेंट अभी भी घर के बाहर है। इसके बाद हमें ल्यूकिट के कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह एक और किताब नीचे रख रहा है और शराब पी रहा है। वह कहता है कि वह अपने फॉलोअर्स को ढूंढने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए अपने फॉलोअर्स की कमी को नज़रअंदाज करते हुए वह यह भी कहता है कि लोग उसे लगभग पूरी तरह से भूल चुके हैं। वह कहता है कि 500 साल बीत जाने के बाद भी उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा है। इसके ऊपर उसके शरीर में माना या स्टैमिना भी नहीं है और वह खुद से पूछता है कि वह आखिर इस स्थिति में क्या कर सकता है। चलते हुए वह अचानक अपना पैर मोड़ लेता है और मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है, जिसे वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और क्यात्रेन को पुकारता है, यह पूछते हुए कि क्या वह इस जीवन में कुछ भी हासिल करने में असफल रहने के लिए अभिशप्त है। वह आगे कहता है कि वह तो बस एक ऐसा संसार बनाना चाहता था जहां सभी समान हों और संतुष्ट हों। तभी वह किसी आदमी की आवाज़ सुनता है जो यंग मास्टर को पुकार रहा है। यह सुनकर वह चौंक जाता है, फिर दरवाज़ा खुलते हुए देखता है और सोचता है कि इतनी शोर शराबा क्यों हो रहा है। वह बालकनी पर जाता है और नीचे से आदमी की आवाज़ सुनता है जो पूछ रहा है कि वह कब तक उनसे बचते रहेंगे। वह आदमी हांस और बाकी सबको बताता है, जिनसे हमें अब तक परिचय नहीं हुआ है, कि वह और अन्य मर्चेंट्स तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उन्हें यंग मास्टर से मिलने का मौका नहीं मिलता। यह आदमी अलोन मर्चेंट एसोसिएशन से है, जिसका नाम डैरन है। साइमन यह सुनकर हंसता है और सोचता है कि लकान के वंशजों का जीवन वाकई कठिन है। डैरन कहता है कि उन्होंने पिछले साल उनसे 30,000 पेसो उधार लिए थे एक खदान विकसित करने के लिए, लेकिन वह हमेशा उनसे बचते रहे। वह पूछता है कि क्या उन्होंने इसे चुकाने की योजना भी बनाई थी, जिस पर हांस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यंग मास्टर को उनकी स्थिति के कारण आराम की आवश्यकता है और वे किसी और तरीके से भुगतान की व्यवस्था करेंगे। लेकिन डैरन इनकार करता है और कहता है कि यंग मास्टर को खुद इस मामले पर जवाब देना होगा। इसे हांस और बाकी सबके चेहरे पर बेचैनी दिखती है और डैरन कहता है कि उनकी प्रतिक्रियाओं से लग रहा है कि वे अभी इसे चुका नहीं सकते। हालांकि 30,000 पेसो छोटी रकम नहीं है, तो डैरन एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि क्यों न वे उनके घर में मौजूद गिगेंट ही सौंप दें। वह कहता है कि यह शायद 30,000 का भी नहीं है, क्योंकि यह सेकंड हैंड है, इसलिए वह उन्हें एक बढ़िया ऑफर दे रहा है। जिस पर दूसरा आदमी चिल्लाता है कि यह असंभव है, क्योंकि उनके पूरे घर में सिर्फ 3 गिगेंट हैं। वह पूछता है कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा इस स्थिति में कैसे करेंगे। यह आदमी नाइट कमांडर रॉजर्स है। रॉजर्स कहता है कि वह इसे किसी भी हाल में नहीं देगा और अगर वे इसे लेना चाहते हैं तो उन्हें उसे मारना होगा। वह कहता है कि गिगेंट उनकी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हंस उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर
हमें अकाउंटेंट डिक्सन से परिचित कराया जाता है। डिक्सन कहता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय बस अस्थायी रूप से टैक्स बढ़ा दें, जिसे सुन हांस गहरी सांस लेता है और कहता है कि क्या वह नहीं जानता कि उनके लोग इस समय किस हाल में हैं। जिस पर डिक्सन कहता है कि ऐसा है तो उनके पास एकमात्र रास्ता यही है कि वे गिगैंट को सौंप दें। जिस पर फिर से रॉजर्स गुस्से में चिल्लाता है, ये कहते हुए कि उसने पहले ही बताया था कि यह असंभव है। इस ड्रामा को देख साइमन हंसने लगता है और कहता है कि यह घर वाकई कमाल का है, उस कमीने लकान को यह देखना चाहिए था। तभी अचानक डैरेन सबको शांत रहने के लिए कहता है, समझाते हुए कि वह मैनर के गिगैंट को जब्त करना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि लोग यह सोचें कि उन्होंने ग्रेट हीरो लकान के घर से कुछ लिया है। वह गिगैंट की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या वह इसे लेकर जा सकता है। रॉजर्स गुस्से में पूछता है कि क्या वह मजाक कर रहा है और कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था, लेकिन डैरेन कहता है कि शायद वह उसे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वह गिगैंट की बात नहीं कर रहा बल्कि उसके पीछे स्थित मैजिक टावर की बात कर रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। रॉजर्स कहता है कि मैजिक टावर गिगैंट से बेहतर विकल्प है। यहाँ तक कि हांस भी कहता है कि अब वहाँ कोई नहीं जाता। डिक्सन कहता है कि पहले यह एक टूरिस्ट आकर्षण के रूप में कुछ आय का स्रोत था, लेकिन अब यह बेकार है। साइमन आश्चर्य से पूछता है कि वह इसका क्या मतलब है और वह टावर की तरफ देखता है। उसे तुरंत पहचान में आ जाता है कि यह उसकी मैजिक टावर है और वह विश्वास नहीं कर पाता कि लकान ने अपना घर ठीक वहीं बनाया जहां उसने उसे मारा था। साइमन कहता है कि 500 साल पहले जहां अब यह टावर है वह और काट्रियन वहीं रहते थे। वह एक पुराना और जर्जर घर था, लेकिन वह उनका था। साइमन भावुक होकर कहता है कि उस जगह ने उसे बहुत अच्छी यादें दी। उनके लिए वह एक आरामदायक आश्रय था जहां उन्होंने अपने सपने साझा किए थे। दूसरी तरफ डैरेन कहता है कि डेमन टावर के आसपास की जमीन उसकी कंपनी के क्षेत्र में आ गई है, लेकिन साइमन गुस्से में मन में पूछता है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे उस जगह पर कब्जा करने की सोचें। जबकि डैरेन सबको समझाने की कोशिश करता है कि चिंता न करें। वह कहता है कि उनकी कंपनी की विविध क्षमताओं के साथ वे इसे एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट में बदल देंगे, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। वह हंसने लगता है। डिक्सन पूछता है कि साइन कहाँ करना है, लेकिन हांस और रॉजर्स दोनों ही संशय में लगते हैं। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। साइमन गुस्से से बाहर निकलता है। तब हांस पूछता है कि क्या उसके लिए चलना ठीक है। जवाब में साइमन उसे घूरते हुए कहता है कि एक तरफ हट जाओ, जबकि डैरेन आगे आकर कहता है कि उससे मिलना मुश्किल था और पूछता है कि क्या वह ठीक हो चुका है। वह आगे यह भी कहता है कि उसकी कंपनी डेमन टावर के प्रबंधन की देखरेख करेगी। साइमन गुस्से में डैरेन को घूरते हुए पूछता है कि क्या वह सिर्फ बकवास करना जानता है या उसे यह भी पता है कि वह किस तरह की जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वह पूरी तरह से गुस्से में डैरेन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी चीज़ पर नियंत्रण करने की कोशिश करो। डैरेन और उसके आदमी थोड़ा घबराने लगते हैं, ये सोचते हुए कि साइमन इतना आक्रामक क्यों है, क्योंकि वह उनकी सुनी हुई बातों से बिल्कुल अलग लग रहा है। फिर भी डैरेन सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन उसे ठग कहता है और चुप रहने के लिए कहता है। फिर आगे कहता है कि उसके इलाके के केंद्र में स्थित ज़मीन, जो मुख्य एस्टेट से ज़्यादा दूर नहीं है, पर कब्जा करके डैरेन मेरे क्षेत्र का विकास करने के बहाने अपना प्रभाव और अधिकार बढ़ाना चाहता है। डैरेन यह सुनकर चौंक जाता है और साइमन उससे पूछता है कि क्या वह गलत है। इसे डैरेन तुरंत घबरा जाता है और बात को छिपाने की कोशिश करते हुए कहता है कि यह बहुत दूर की बात है, लेकिन साइमन उसे दयनीय कहता है और कहता है कि जो लोग सेकंड हैंड हथियार तक बेचने में असमर्थ हैं, वे उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साइमन यह जोड़ता है कि उसे ऐसे लोग सबसे ज़्यादा नापसंद हैं जो अंदर से पूरी तरह से बुरे हों। इस पर डैरेन मन में कहता है कि वह उसे हावी नहीं होने देगा और ऐसे समय में उसे और भी सख्त जवाब देना होगा। इसलिए वह चिल्लाकर कहता है कि लकान घराना अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है और इसलिए उसने उनके प्रति विचारशील होकर एक प्रस्ताव दिया था, जबकि उसकी कंपनी को किसी भी तरह अपना पैसा वापस चाहिए। जिस पर साइमन उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचता है कि वे अपना कर्ज नहीं चुका सकते। साइमन कहता है कि वे 10 दिनों में सारा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे।
फिर वह चिल्लाकर कहता है कि उसकी नज़रों से दूर हो जाए और डैरन और उसके आदमियों की ओर गंभीर किलिंग इंटेंट छोड़ता है, जिससे वे दहशत में आ जाते हैं। डर के मारे उनमें से एक आदमी हिचकी लेता है। अगले ही पल डैरन और उसके लोग अपना सामान उठाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हुए डैरन कहता है कि वह इंतजार करेगा कि साइमन अपनी बात को सच कैसे करता है, जिस पर साइमन कहता है कि ऐसे लोग हमेशा एक जैसे ही होते हैं। जबकि डिक्सन यह देखकर चौंक जाता है कि साइमन अभी भी कैसे खड़ा है। डिक्सन कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि साइमन ने डैरन से ऐसी बात कह दी, जिस पर साइमन पूछता है कि क्या हुआ। तभी डिक्सन, हांस और रॉजर्स तुरंत सलामी देते हुए कहते हैं कि वे उसके बयान से बहुत प्रभावित हुए हैं, साथ ही वे रो रहे होते हैं। हांस कहता है कि साइमन ने इतनी समझदारी दिखाई कि उसने डैरन के प्लान को तुरंत भांप लिया। फिर रॉजर्स कहता है कि साइमन को अपने पूर्वजों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गुस्से में देखना अद्भुत था। साइमन उनसे पूछता है कि वे क्या बात कर रहे हैं। रॉजर्स कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि वह इस घराने के प्रति इतना गर्व महसूस करता है। उसने देखा कि कैसे वह व्यापारी उसके ज़बरदस्त जवाब के कारण कुछ भी नहीं कर पाया, और उसी समय उसने साइमन में नायक लकान की छवि देखी। साइमन यह सुनकर चौंकता है कि वे उसकी तुलना लकान से कर रहे हैं और सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह फिर से डीमन किंग बन जाएगा। हंस फिर सवाल पूछता है कि साइमन अपना कर्ज चुकाने की योजना कैसे बना रहा है, जिस पर साइमन कहता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि 30,000 पेसों की असली कीमत कितनी है। जिसके जवाब में हांस कहता है कि उस पैसे से 10,000 बोरे गेहूं खरीदे जा सकते हैं, और यह वर्तमान में एक सिंगल यूनिट के वॉरियर क्लास गिगेंट की कीमत के बराबर है। फिर आगे कहता है कि उनके पास बैंक से या अन्य उपायों से पैसा उधार लेने के लिए पर्याप्त कोलेट्रल नहीं है। इसलिए वह साइमन से फिर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई समाधान है, जिस पर साइमन कहता है कि यह उसे ज्यादा मदद नहीं कर रहा है, और अगर यही सब कहना था तो वह एक तरफ हो जाए। फिर जाते हुए कहता है कि वह कर्ज अपने तरीके से चुकाएगा और वे बस आराम से बैठे रहे। इसके बाद साइमन घर के चारों ओर घूमकर चीज़ों को देखता है, जिसमें वह पाता है कि सारी संपत्ति खाली है, घर टूटा हुआ है और भोजन की स्थिति भी बेहद खराब है। अपने ऑफिस में साइमन कुछ कागजात हवा में फेंकता है और पूछता है कि क्या यह वही हाउस होल्ड नहीं है जिसने डीमन किंग को हराया था। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है। वह हंस से पूछता है कि क्या उसने और दूसरों ने सब चुरा लिया, जिस पर हंस मना करते हुए कहता है कि वह ऐसा क्यों सोचेगा, और अगर साइमन वंशावली देखेगा तो उसे समझ में आएगा। जिस पर साइमन पूछता है कि उसे ऐसी चीज देखने की क्या जरूरत है। तब हंस समझाता है कि हीरो लकान ने डीमन किंग को हराने के बाद मार्क्वी का खिताब हासिल किया और लिविया किंगडम के दक्षिण में अपनी टेरिटरी बनाई। लेकिन ड्यूक बैरो ने लिविया किंगडम के खिलाफ बगावत की, जिससे विस्काउंट लकान इस अन्याय को सहन नहीं कर सका और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि डीमन किंग के श्राप के कारण विस्काउंट को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसका खिताब छीन लिया गया और उसे सीमा पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। साइमन मन में कहता है कि इससे ऐसा लगता है कि लकान उसके मैजिक टावर के पास रहना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती यहाँ फेंका गया। लूकल कहता है कि इन सब के अलावा वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वह पूछता है कि इसे 500 सालों तक कैसे संभाला गया, जिस पर हंस चिंतित होकर कहता है कि इसके पीछे एक कारण है। वह बताता है कि उनके पूर्वजों ने उम्मीद की थी कि वे अपनी पुरानी शान वापस पालेंगे। साइमन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब हांस बताता है कि वापसी के लिए उनके पूर्वज कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने सभी संसाधन और अधिकार खोने के बावजूद। वे इस घराने की प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते थे, लेकिन घराने के सदस्यों पर पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप के कारण उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। यही कारण था कि यह हाउस होल्ड, जो कभी दुनिया को बचाने वाले नायक का घर था, अपने पतन तक पहुंच गया। फिर हांस उसे याद दिलाता है कि वह शायद यह भूल गया है, लेकिन गिगेंट की घटना के कारण साइमन आधे महीने से ज्यादा समय तक बेहोश था। इससे पहले वह घराने की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और यह साबित करना चाहता था कि उसमें एक नायक के गुण हैं, लेकिन इसे उसने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया। साइमन यह सोचते हुए उठता है और खिड़की की ओर चलता है। हंस उसे बताता है कि वे फंसे हुए हैं और घराने के सदस्य के रूप में वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वह इसके लिए माफी मांगता है कि तभी साइमन को एक विचार आता है, लेकिन हंस कहता है कि उसे यकीन है कि कुछ न कुछ किया जा सकता है। वह कहता है कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
वह किसी तरह कर्ज चुकाने के लिए राशि जुटा लेगा। लेकिन साइमन उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक योजना सोच ली है। वे बस किसी भी तरह से पैसा चुकाने की ज़रूरत पर ध्यान दें। तभी दृश्य एक महिला की चीख पर कूदता है, जहां हांस और मैनर के बाकी सभी लोग पूरी तरह से चौंके हुए मौजूद होते हैं। रॉजर्स तक रोने लगता है, ये पूछते हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हांस कहता है स्टैच्यू तो कल तक यहीं थी, और सोचता है कि वह रातों रात कहाँ गायब हो गई। तभी वह सोचने लगता है कि यंग लॉर्ड कहाँ है, और कहता है मुझे सबसे पहले उन्हें यह बताना होगा। तभी एक गार्ड तेजी से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि एक समस्या हो गई है। हांस कहता है अगर ये स्टैच्यू के बारे में है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। वह गार्ड से पूछता है कि यंग लॉर्ड कहाँ है। गार्ड कहता है उन्होंने तब मैनर छोड़ा जब सुरक्षा सबसे कमजोर थी। हांस घुटनों पर गिर जाता है और कहता है लूक आखिर क्या कर रहे हैं। दृश्य कट होता है और हम देखते हैं कि साइमन एक गाड़ी में बैठा हुआ लकान की स्टैच्यू लेकर जा रहा है। गाड़ी का चालक उसे पुकारता है और कहता है अगर बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस पर साइमन कहता है पूछो, लेकिन पहले बताओ कि तुम हो कौन। चालक हंसी में झिझकते हुए कहता है क्या आपने मुझे भुला दिया। ये फिलिप होता है जो साइमन का गार्ड नाइट है। फिलिप उससे पूछता है क्या आप सच में स्टैच्यू को बेचने की योजना बना रहे हैं। साइमन कहता है हाँ, और अगर इसे पिघला दिया जाए तो यह अच्छी कीमत में बिकेगी। फिलिप कहता है शायद यह आपके लिए अहम हो, लेकिन इस स्टैच्यू से 500 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। जिस पर साइमन गाड़ी पर अपना पैर रखते हुए कहता है क्या 500 साल का इतिहास मुझे खाना खिलाएगा। जिसके जवाब में फिलिप कहता है आप अपने कर्ज सिर्फ स्टैच्यू बेचकर नहीं चुका सकते। साइमन कहता है यह तो बस योजना का एक छोटा हिस्सा है। फिलिप कहता है यह अच्छा है कि आपके पास एक योजना है, और छोड़ता है हर कोई समझ जाएगा जब आप कर्ज चुका देंगे। लेकिन आपकी योजना है क्या। इस पर साइमन थोड़ा सोचता है और कहता है स्टैच्यू बेचने से जो पैसे आएंगे उन्हें मैं जुए में लगाऊंगा और वहां से और पैसे कमाऊंगा। फिलिप हैरान होकर गाड़ी रोक देता है और कहता है मुझे लगा कि आपके पास कोई ठोस योजना है, लेकिन यह तो पूरी तरह से दुर्घटना को न्योता देना है। तब साइमन उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो। अगर तुम्हें सिर्फ लेक्चर देना था तो मेरे साथ क्यों आए। जिस पर फिलिप कहता है आप ही ने मुझे सुबह सुबह खींचकर यहाँ लाया। अगर मुझे पता होता कि यही योजना है तो मैं मैनर कभी नहीं छोड़ता। वह सुझाव देता है हमें वापस मैनर जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और एक बेहतर योजना बनानी चाहिए। जिसके जवाब में साइमन उसे बेवकूफ़ कहता है। फिलिप पूछता है इसका मतलब क्या है। साइमन कहता है ज़रा सोचो, अगर हम अभी मैनर लौटते हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने लकान की स्टैच्यू क्यों ली, और अगर मेरी वजह यह है कि मैं जुआ खेलना चाहता हूँ तो वे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। साइमन कहता है अगर मैं मैनर वापस लौटता हूँ तो मुझे परिवार से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर फिलिप हैरान रह जाता है। साइमन कहता है तुम्हें यह समझना चाहिए कि मुझे अभी मैनर से बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि मैं यंग लॉर्ड हूँ, लेकिन हाँ अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तुम ही मैनर से बाहर कर दिए जाओगे। फिर साइमन हंसते हुए फिलिप को चेतावनी देता है समझदारी से चुनाव करो और अपने लिए बेहतर विकल्प चुनो। सोचो तुम बिना पैसे के भिखारी बनना चाहते हो या वह हीरो जो इस घराने की इज्जत वापस लाएगा, और फिर से समझदारी से चुनाव करो। फिलिप घबराया हुआ दिखता है और काफ़ी सोच विचार के बाद अनमने ढंग से मान जाता है। कहता है ठीक है, मैं वैसे ही चलता रहूँगा जैसा अब तक चल रहा है। तब साइमन कहता है ये एक सही फैसला है। फिलिप मन में कहता है जो मैंने सुना है कि कोमा से जागने के बाद तुम्हारी पर्सनालिटी पूरी तरह बदल गई है, अब तो तुम शैतान बन चुके हो। आखिरकार वे एक पोर्ट सिटी पहुंचते हैं जहां जहाज के रवाना होने में 5 मिनट बचे हैं। कैप्टन आखिरी चढ़ाई प्रक्रिया के लिए आवाज़ लगाता है। तब फिलिप पूछता है क्या हम सच में इस पर चढ़ने वाले हैं। साइमन उससे पूछता है क्या अब भी तुम पीछे हटना चाहते हो। फिलिप तुरंत उसे गाइड करने लगता है। जैसे ही वे जहाज पर कदम रखते हैं कैप्टन घंटी बजाते हुए सभी को सूचित करता है कि जहाज अब रवाना होने वाला है। रात के समय वे लमार नाम के शहर पहुंचते हैं। जैसे ही वे पोर्ट पर रुकते हैं एक पैसे की थैली फिलिप के हाथों में गिरती है। तब वह गुस्से में उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सच में इतनी ही रकम दोगे। जबकि साइमन उससे कहता है उसे छोड़ो और तुम मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। तब फिलिप कहता है हम इससे ज़्यादा कमा सकते थे। जिसके जवाब में साइमन कहता है इतना काफ़ी है। फिर वे शहर के भीतर प्रवेश करते हैं जहां फिलिप पूछता है क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो। साइमन जवाब देता है थोड़े समय के लिए, लेकिन तब यह ऐसा नहीं था। वह सोचता है कि जब वह पहले यहाँ आया था तब यह एक सुनसान द्वीप था।
क्योंकि एक क्रकेन समुद्र को अवरुद्ध कर रहा था। फिर वह आह भरते हुए कहता है, सच में 500 साल हो गए। साइमन खुद को उदास होने से रोकते हुए कहता है, यहाँ आना एक अच्छा विचार था। फिलिप अब थोड़ा उत्साहित दिखता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन यह जगह निश्चित रूप से उस जगह से बेहतर होगी जिसे मैंने सोचा था। फिर आगे जोड़ता है, यह दक्षिणी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो पहले एक द्वीप था जहां समुद्री राक्षसों की वजह से लोग मुश्किल से पहुंच पाते थे। लेकिन जादुई इंजीनियरिंग के विकास के कारण यह जगह धीरे धीरे अधिक आबाद होने लगी, जिससे स्वाभाविक रूप से यहाँ का गैम्बलिंग यानी जुए का माहौल बहुत बड़ा हो गया। फिर वह पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि सब ठीक रहेगा? जिसका साइमन जवाब देता है, अगर मुझे यकीन न होता तो मैं यहाँ आने की हिम्मत ही क्यों करता। फिर वे एक बड़े कैसीनो के सामने पहुंचते हैं। तब साइमन फ्लिप से कहता है, अंदर चलने का समय हो गया है। लेकिन फ्लिप कहता है, रुको, मुझे तैयार होने दो। साइमन पूछता है, तुम इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? फ्लिप कहता है, तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें पता है कि इन खेलों में जीत की गारंटी कैसे दी जाती है? साइमन कहता है, मुझे लगता है क्योंकि जुए में सब कुछ तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। तभी एक आदमी कहता है, ये सही नहीं है, और ऐसा लगता है कि उसने फिर एक बार जीत हासिल की है। साइमन इस समय अपनी सारी बाजियां हार रहा है। उससे पूछा जाता है कि क्या वह खेल जारी रखना चाहता है, जिस पर साइमन थोड़ी नर्वस हंसी के साथ सोचता है, क्या सच में ऐसा ही होने वाला है? जिस आदमी की किस्मत चमक रही है वह कहता है, किस्मत मुझ पर मुस्कुरा रही है। साइमन उसे बताता है, किस्मत भी एक तरह की क्षमता है। वह आदमी हंसते हुए कहता है, तुम वाकई उदार हो और इतने कूल यंग लॉर्ड के साथ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन वह जोड़ता है, तुम्हारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, क्या हमें यहाँ खेल खत्म कर देना चाहिए? जवाब में साइमन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और फिलिप से कहता है, बाकी बच्चे सारे पैसे सिक्कों में बदलवा लो। तब फिलिप कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने यह भी खो दिया तो वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। साइमन उससे कहता है कि उन्हें रुकना नहीं चाहिए और सारे पैसे लगा देने चाहिए। दूसरी ओर बैठा आदमी कहता है कि वह थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि यह उसकी पहली बार इतनी अच्छी बाजी है, लेकिन वह इसे लेकर सहज है। साइमन कहता है कि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलते। वह आदमी कहता है, यह प्रभावशाली है, और पूछता है, क्या अब हमें एक दूसरे के पत्ते की पुष्टि करनी चाहिए? फिर वह आदमी अपना हाथ पलटता है और कहता है, भाग्य की देवी निश्चित रूप से मेरे साथ है, और साइमन के सारे पैसे ले लेता है। लेकिन साइमन उससे कहता है, रुको, और अपने पत्ते पलटता है। वह कहता है, अद्भुत बात है, ये मेरे पास है। आदमी चौंकता हुआ पूछता है, यह कैसे संभव है? साइमन कहता है कि अचानक दाव पलटने से जुए में असली खुशी मिलती है, और यह बहुत मज़ेदार मैच था। फिर वह उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि फिलिप रोने लगता है और कहता है कि उसने हमेशा उस पर विश्वास किया था। तब वह आदमी दूसरी ओर से अपनी मुट्ठी मेज़ पर पटकता है, कहता है, ये कैसे हो सकता है? और पूछता है कि उसने ये पत्ते कैसे पाए और क्या चालाकी की। तब साइमन कहता है कि वह शायद उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो उसके पीछे थे और उसके पत्तों के बारे में जानकारी दे रहे थे। आदमी घबराते हुए सोचता है कि उसे कैसे पता चला। साइमन पूछता है, क्या कोई तरीका था जिससे मैं यह नहीं जानता? वह कहता है कि आसपास खड़े सभी लोग उसके साथी थे और वह जानता था कि वे चुपके से पत्ते पास कर रहे थे, लेकिन असल में वह हर पत्ते को छूने के लिए मजबूर था। उसने उन पर कुछ छोटे माना के निशान छोड़ दिए थे, और अगर वह पत्ते को उन निशानों से नियंत्रित कर सकता है तो उसके लिए, जो पहले गोलेम आर्मी का नेतृत्व करता था, पत्तों को संभालना बच्चे का खेल था, और वह बिना किसी झंझट के सभी मैच जीत सकता था। फिर साइमन हंसते हुए कहता है, जल्दी से हार स्वीकार कर लो। जबकि वह आदमी कहता है कि आज का कारोबार अब खत्म हो चुका है और सभी को इस युवा आदमी को सही तरीके से सलाम करना चाहिए। इसे सुन सभी लोग हथियार निकालने लगते हैं। साइमन कहता है, ये सब 500 साल बाद भी ऐसे ही क्यों है? वह कहता है कि उसके पास अब पहले जैसा माना नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दुश्मनों से निपटने में उसे कोई परेशानी नहीं है। वह अपनी हथेली में ऊर्जा भरता है और कहता है, अब शुरू हो जाओ। वे सभी उस पर कूदने लगते हैं कि तभी फिलिप कहता है, साइमन झुक जाओ, और वह तेजी से अपनी तलवार खींचता है, दुश्मन के कुछ हथियार तोड़ता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है। वह कहता है, उनकी कैसे हिम्मत हुई लकान परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी के खिलाफ तलवार उठाने की? और फिर कहता है,
अब उन्हें समझ आ गया होगा कि इसका मतलब है कि वे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। इसे आदमी डर के मारे कांपते हुए कहता है, मैंने एक ऐसा पाप किया है जो मृत्यु के लायक है। तब फिलिप उसे चुप रहने के लिए कहता है और पूछता है कि वह कैसे हिम्मत करता है कि वह यंग लॉर्ड साइमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। फिर साइमन को कुछ एहसास होता है और कहता है कि यह उतना बुरा नहीं है। फिर दृश्य बदलता है और फिलिप एक पैसे की थैली उठाए हुए कहता है कि यह काफ़ी भारी है और निश्चित रूप से इसमें 10,000 पेसों से ज़्यादा है। जिस पर साइमन कहता है, बिल्कुल, और फिलिप की ओर देखते हुए सोचता है कि उसने उसे केवल एक पोर्टर के रूप में सोचा था, लेकिन वह उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर आगे जोड़ता है कि आज की कमाई बुरी नहीं थी, लेकिन इस हंगामे के बाद कसिनो का इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल होगा। फिर साइमन फिलिप से पूछता है कि क्या पैसे कमाने के लिए और कोई जगह है। फिलिप सोचता है और कहता है कि वे गिगेंट अरीना जा सकते हैं। साइमन पूछता है कि वह क्या है। फिलिप कहता है कि जैसे पहले इरेनास में इंसान आपस में लड़ते थे, अब वहाँ गिगेंट्स एक दूसरे से लड़ते हैं, जहाँ मैच पर निर्भर करता है कि डिविडेंड रेट कितना होगा। लेकिन अगर उनके लिए सब कुछ सही रहा तो वे 30,000 या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। जिस पर साइमन सोचता है कि मुझे गिगेंट्स में दिलचस्पी है, साथ ही अगर उन्हें गोलेम मैजिक का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है तो उसके लिए यह अनुमान लगाना आसान होगा कि कौन जीतेगा। तभी फिलिप उसे बस उस पर भरोसा करने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक समय में इंपीरियल मिलिट्री गिगेंट एकेडमी का टॉप स्टूडेंट था। इस पर साइमन उसे कुछ ना बोलकर सिर्फ रास्ता दिखाने को कहता है, तो फिलिप खुशी खुशी दौड़ते हुए कहता है कि उसे थोड़ा और क्रेडिट देना चाहिए। जब वे इरिना की ओर जा रहे होते हैं तो वे गार्ड्स को कुछ लोगों से बात करते और उन्हें लात मारते हुए देखते हैं। ये बच्चों का एक पूरा समूह होता है जिसे गार्ड्स कुचल रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या वे मरने के बाद ही सुनेंगे। फिलिप पूछता है कि वे इतनी छोटी उम्र के लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन साइमन के मन में कुछ और ही विचार होते हैं। वह कहता है कि 500 सालों के बाद भी, जबकि दुनिया बदल गई है, कुछ चीज़ें अब भी वैसी ही हैं। कुछ चीज़ें समय के साथ और भी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। वह गुस्से में दांत भींचता है और गार्ड्स को रुकने के लिए कहता ही है कि तभी उससे पहले कोई और बोल पड़ता है, तुरंत रुक जाओ। गार्ड्स मुड़कर पूछते हैं, कौन है? तभी एक महिला पास आती है और कहती है कि वे रॉयल गार्ड्स हैं। वह पूछती है कि क्या उन्हें प्रजा की रक्षा के लिए नहीं होना चाहिए और क्यों वे छोटे बच्चों पर हिंसा कर रहे हैं। जैसे ही वह बोलती रहती है, साइमन के अंदर भावनाओं का तूफान उठने लगता है। वह उसे देखकर महसूस करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि कैथरीन जैसी दिखती है। वह कहती है कि बच्चों को भी संरक्षित किए जाने का अधिकार है। साइमन सोचता है कि क्या शायद वह भी रिइंकार्नेट हुई है। तब गार्ड्स कहते हैं कि भले ही वह एक प्रिंसेस हो, लेकिन उनके आदेशों का विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह ऑर्डर खुद काउंट ने जारी किया है। वे पूछते हैं कि क्या वह यह नहीं समझती कि इन शरणार्थियों की वजह से लोग कितने परेशान हो गए हैं। प्रिंसेस जवाब देती है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि मासूम बच्चों को, जो अपना देश और परिवार खो चुके हैं, जानवरों की तरह ऐसे हालात में बंद करना सही है जहां रहना भी मुमकिन नहीं है। अगर वे दोषी हैं तो सबसे पहले उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह वोल्गा किंगडम में से एक है जो यहाँ पनाह ढूंढ रहे हैं। गार्ड्स कहते हैं कि अगर वह ऐसा करती रही तो यह सिर्फ मुश्किलें बढ़ाएगा। वे यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें आदेश मिला है। फिलिप कहता है कि मामला गंभीर हो रहा है और साइमन से पूछता है कि क्या यह ठीक है। साइमन पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह कौन है। फिलिप कहता है, बिल्कुल, और बताता है कि वह वोल्गा किंगडम में काफ़ी मशहूर है, एक ऐसी प्रिंसेस के रूप में जो नोबल्स की नज़रों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। साथ ही वह यह जोड़ता है कि उसने सुना है कि उनका किंगडम बर्बाद हो गया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह प्रिंसेस रीना को इस हाल में यहाँ देखेगा। साइमन अब भी पूरी तरह हैरान है। चाहे वह उसे जितना भी देख ले, वह उसे कैथरीन जैसी ही लगती है। वह सोचता है कि अगर वह रिइंकार्नेट हुई भी है तो भी वह बिल्कुल वैसी ही क्यों दिखती है। तभी गार्ड्स रीना को पुकारते हैं और कहते हैं कि उन्हें खेद है, लेकिन वे उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। वे उसके हाथ पकड़ लेते हैं। वह पूछती है कि वह क्या कर रहे हैं और उनमें से एक उसे धक्का देता है, जिससे वह गिर जाती है। कुछ साइमन के अंदर टूट जाता है। वह तुरंत गार्ड पर झपटता है और चिल्लाता है, अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके हाथ घायल हो गए हैं और वह कह रहा है कि भले ही समय बदल जाए और दुनिया बदल जाए, लेकिन कुछ लोगों को हर दिन सबक सिखाना ज़रूरी है। वह गार्ड को बेरहमी से पीटते हुए कहता है कि ऐसे फिल्थ
केवल हिंसा से ही सबक लेते हैं और चाहे वह कुछ भी करे वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यह उसे बहुत परेशान करता है। तभी अचानक रीना उसकी बांह पकड़कर उससे रोकने की भीख मांगती है, ये कहते हुए कि इतना आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइमन उसे क्यात्रेन कहने के लिए मुंह खोलता है लेकिन रुक जाता है। तभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गार्ड्स में से एक कहता है कि वह कैसे हिम्मत कर सकता है कि उन पर हमला करे। वह अपने हथियार निकालते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे इम्पेरियल लॉ का कोई डर नहीं। तभी पीछे से फिलिप उस गार्ड से पूछता है कि क्या उसका यह कानून उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है, और हम देखते हैं कि उसकी तलवार उस आदमी की गर्दन के करीब है, जिससे वह आदमी डर से कांपने लगता है। फिर अपने दोस्त को पकड़कर भाग जाता है और कहता है कि वे उन्हें इसका पछतावा कराएंगे। जबकि फिलिप सांस बाहर छोड़ते हुए कहता है, यह सही समय नहीं है कि गिगेंट एरेना में जाने का। लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर साइमन फिर रीना को पुकारता है, वो भी क्यात्रेन कहकर, और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि उसे माफ़ कर दे, वह एक पल के लिए आपा खो बैठा था और उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी। रीना कहती है कि उसे खेद है, लेकिन वह पूछती है कि वह कौन है। साइमन हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसका यह कहने का क्या मतलब है। रीना उसकी हरकतों से थोड़ी डरी हुई लगती है। साइमन कहता है कि वह शायद अब अलग दिखता है, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई होगी और वह उसे सब कुछ बताने वाला था। कि रीना कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और पूछती है कि उसमें और गार्ड्स में क्या फ़र्क है, जब दोनों ही हिंसा का सहारा ले रहे थे। जिस पर साइमन अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वह शायद उसे कोई और समझ रहा है, क्योंकि उसका नाम क्यात्रेन नहीं बल्कि रीना है, जैसा कि उसने गार्ड्स को कहते सुना होगा। उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता देख पीछे से फ्लिप कहता है कि ऐसा लगता है कि यंग लॉर्ड ने गलती कर दी है और प्रिंसेस असल में हम संदिग्ध लोग नहीं हैं। फिर बीच में आकर वह रीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन अपने हाथों को देखता हुआ गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी आंखों में दुख भर जाता है। वह कहता है कि उसने अकेले अनगिनत घंटे सहन किए, यह जानते हुए भी कि वह कभी वापस नहीं आएगी। फिर भी वह लगभग टूट गया, सिर्फ इसलिए कि रीना और क्यात्रेन एक जैसी दिखती हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी रीना से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहता है कि उसने उसे बताया था कि आज कुछ महत्वपूर्ण निर्धारित था, और पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई। वह व्यक्ति उसका बटलर विक्टर है। रीना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर नाराज होकर कहता है कि वह फिर से गार्ड से लड़ाई तो नहीं कर रही थी। तब अचानक रुकते हुए साइमन और फिलिप की ओर देखते हुए विक्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर आगे जोड़ता है कि भले ही यह उनकी पहली मुलाकात न हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों की वजह से चीज़ें काफ़ी तनावपूर्ण हो चुकी है, इसलिए उनके लिए अच्छा होगा कि वे प्रिंसेस के ज़्यादा करीब ना आए। तब साइमन इसे बेवकूफ़ी कहता है और आगे जोड़ता है कि भले ही उसने स्थिति को गलत समझा और मामला बढ़ा दिया, उसने अंत में उनकी मदद की थी। उसने ऐसा किसी बदले की उम्मीद में नहीं किया, इसलिए कम से कम वह धन्यवाद तो कह सकती थी। रीना इस पर सोचती है, लेकिन साइमन मुड़कर फ्लिप से कहता है कि अब चलने का वक्त हो गया है। दोनों चले जाते हैं और रीना और विक्टर उन्हें जाते हुए देखते हैं। विक्टर कहता है कि उन्हें भी चलना चाहिए। रीना सहमति में कहती है कि वह सही है, उसने सच में साइमन को धन्यवाद नहीं दिया। फिर हम गिगेंट अरीना में पहुंचते हैं, जो इतना बड़ा नहीं लगता कि वह उन विशालकाय गिगेंट्स को समा सके, लेकिन देखते हैं। शाउटकास्टर्स कहते हैं कि मैच बहुत ही रोमांचक हो रहा है। वहीं हम फिलिप और साइमन को भीड़ में देखते हैं, जो अपनी सीट पर पहुंचते हैं। साइमन कहता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक गिगेंट एक प्रहार की वजह से गिरता है। जैसे ही वह गिरता है, भीड़ चीयर करने लगती है और चिल्लाती है कि आडोल्फ जीत गया। फिलिप को विश्वास नहीं होता कि साइमन फिर सही निकला। वह कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे अपना सारा कर्ज चुका देंगे और अमीर बन जाएंगे। साइमन सोचता है कि यह बहुत आसान है, और शायद इसलिए क्योंकि गिगेंट्स गोलेम मैजिक पर आधारित होते हैं। वह आसानी से विजेता का अनुमान लगा सकता है, क्योंकि वह उनके माना फ्लो को देख सकता है। शाउटकास्टर्स कहते हैं कि अगला मैच शायद बहुत खून खराबा होगा, क्योंकि यह सैविज नाम के गिगेंट और स्टिंग नाम के गिगेंट के बीच है।
फिलिप कहता है कि वह शायद इस मैच का परिणाम भी पहले से बता सकता है। वह पूछता है कि स्टिंग, जिसका रिकॉर्ड 1 जीत और 5 हार है, कैसे सैविज के खिलाफ जीत सकता है, जिसका रिकॉर्ड 28 जीत और 2 हार है। जिस पर साइमन कहता है कि हालांकि ताकत में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद जीतना संभव है, लेकिन यह मैच खास चुनौतीपूर्ण नहीं लगता। फिर शॉटकास्टर्स फाइटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से एक के पास ड्यूअल एक्सिस है। उसे सैविज कहा जाता है और इसे ब्रायन नाम का पायलट नियंत्रित कर रहा है। साइमन इसे देखकर हैरान होता है, जबकि एरिना में चलता आ रहा लकी गिगेंट स्टिंग है। शाउटकास्टर्स कहते हैं कि इसे पिछले मैच में चमत्कारी जीत मिली थी, जिस पर फिलिप अपना अनुमान लगाते हुए कहता है कि यह थोड़ा अफसोसजनक है कि इसे एक लकी विन मिला, जिसे अब इसे सैविज का सामना करना पड़ेगा। फिर स्टिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसका पायलट कैरन है। साइमन इसमें रुचि दिखाता है और कहता है कि उसे स्टिंग पर पूरी बाजी लगानी चाहिए। फिलिप पूछता है क्यों, ये कहते हुए कि सैविज इस मैच में गारंटीड जीतने वाला है। लेकिन साइमन की नज़रें कुछ और ही कह रही हैं, क्योंकि वह ऑरा देख सकता है और जानता है कि स्टिंग बाकी लोगों को जितना कमज़ोर लगता है उससे कहीं ज़्यादा सक्षम है। फिर मैच शुरू होता है और सैविज का एक्स हवा में उड़ता है, लेकिन स्टिंग उसे ब्लॉक कर लेता है। इस पर शॉटकास्टर्स हैरानी जताते हैं, ये देखकर कि स्टिंग उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हर कोई जिसने स्टिंग की हार तय मान ली थी अब चौंक रहा है। तभी अचानक सैविज हंसते हुए कहता है कि उसने सोचा था कि स्टिंग सिर्फ एक नौसिखिया है, लेकिन लगता है कि उसमें कुछ हुनर है। फिर भी ये काफ़ी नहीं है। जिसके तुरंत बाद सैविज एक जोरदार वार करता है जो स्टिंग का एक हाथ उड़ा देता है, जिसे देख दर्शक हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि फिलिप भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन साइमन उलझन में है। स्टिंग के पास माना फ्लो के मामले में बढ़त है, फिर भी वह अपना मना उपयोग क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सैविज हंसते हुए कहता है कि खड़े हो जाओ बच्चे, अभी तुम्हारे पैर सही सलामत है। अगर ऐसा होते हुए भी वह अब लड़ने की योजना नहीं बनाता तो वह उसे एक आसान रास्ता दे सकता है। सैविज अपना एक्स हवा में उठाता है। फिलिप घबराकर पूछता है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उनकी सारी कमाई स्टिंग की जीत पर लग चुकी है। हर कोई देख रहा है, जबकि सैविज का एक्स सीधा स्टिंग की ओर आता है। तभी स्टिंग की आंखें चमकने लगती हैं और वो आखिरकार अपना माना उपयोग करना शुरू करता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। सैविज का एक्स सीधे जमीन में आकर टूट जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहां स्टिंग नीचे है ही नहीं। हवा में मौजूद स्टिंग पूछता है कि क्या सैविज को पता है कि गिगेंट मैचों में आप शुरुआती 30 सेकंड के भीतर ही अपनी बेट लगा सकते हैं, यानी अब जब समय सीमा खत्म हो चुकी है तो वे और नुकसान झेलने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिर स्टिंग अपना हाथ बढ़ाता है और एक मैजिक सर्कल बनता है। फिर वह फायर ब्लास्ट नामक एक क्षमता का उपयोग करता है जो सीधे सैविज को आग की लपटों में जला देता है। एरिना के बाहर शॉटकास्टर्स हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक अभूतपूर्व घटना हो रही है। उनका चैंपियन, जिसने 20 से 1 के ऑर्डर्स के बावजूद सिर्फ कौशल के दम पर हराया और विजयी हुआ, एरिना में सैविज का गिगेंट जमीन पर गिर जाता है और फिलिप खुशी से चिल्लाने लगता है, यह कहते हुए कि उसने पूरे समय उस पर भरोसा किया। लेकिन साइमन इस बात से हैरान है कि स्टिंग ने वास्तव में मैजिक का उपयोग किया। वह कहता है कि यह संभव नहीं होना चाहिए। फिलिप पूछता है कि वह इतना उलझा हुआ क्यों है और कहता है कि स्टिंग का राइडर कैरन शायद एक रून नाइट है। साथ ही गिगेंट्स का मैजिक का उपयोग करना आम नहीं है, लेकिन उसने शायद जानबूझकर अपनी ताकत छुपा रखी थी ताकि बेट बढ़ा सके। तब साइमन मन में कहता है कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हथियारों के माध्यम से मैजिक का उपयोग करने का बुनियादी सिद्धांत वही है जिसे मैंने विकसित किया था। वह प्रक्रिया किसी भी समय बीतने के बाद भी कोई और नहीं दोहरा सकता, क्योंकि यह प्रक्रिया मैंने ब्लैक मैजिक की मदद से पूरी की थी। सीन बदलता है और हम गिगेंट्स के हैंगर में पहुंचते हैं, जहां फिलिप पूछ रहा है कि वे वहां क्या कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्हें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। लेकिन साइमन उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वह सोच रहा है और फिलिप बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा। अचानक उन्हें विक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो रीना से कहता है कि वह अभी भी अपना मन बदल सकती है। वह पूछता है कि वह ऐसे गिगेंट के साथ मैच में कैसे उतर सकती है। वह कहता है कि यह तो लड़ाई भी नहीं है और यह मैच उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। रीना जवाब देती है कि लेकिन आंद्रे जैसे मार्सेनरी को मेयर के साथ काउंट के गिगेंट से लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी।
फिलिप और साइमन दोनों सोचते हैं कि यह सब क्या चल रहा है। विक्टर आगे कहता है कि उसने इस तरह के द्वंद्व को क्यों स्वीकार किया, यह उसे अभी तक समझ नहीं आया। फिर वह आगे कहता है कि अगर वह हार गई तो उसे काउंट से शादी करनी होगी और यह ऐसा निर्णय नहीं है जिसे वह हल्के में ले सकती है। रीना जवाब देती है कि उसने यह निर्णय सावधानीपूर्वक ही लिया है। अगर उसने काउंट का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शरणार्थी जो उसके किंगडम के हैं वो भूखे मर जाते। इसलिए सबकी मदद करने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। जिस पर विक्टर पूछता है कि अपने भविष्य की बलि देना कैसे सही विकल्प हो सकता है, खासकर जब उसका गिगैंट टूटने की स्थिति में है। यह स्पष्ट है कि वह हारने वाली है, फिर भी वह शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए इतनी समर्पित है कि वह अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं कर रही। वह पूछता है कि उसे खुद को बचाने की इच्छा क्यों नहीं है। इस बीच साइमन फिलिप से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वह हैंगर में जो भी करना था खत्म कर चुका है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, हमें बैकग्राउंड में रीना का गिगैंट दिखाई देता है। वह सोचता है कि वह निश्चित रूप से क्यात्रेण नहीं है और उसे इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक आदमी कहता है कि प्रिंसेस खुद को बेच रही है। यह सुनकर साइमन रुक जाता है। आदमी कहता है कि काउंट ऐसा आदमी है जो अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसने पहले भी शरणार्थियों को कई बार धमकी दी है। उसके बिना शरणार्थी पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे। आदमी आगे कहता है कि अगर वह माना स्टोन को पूरी तरह से नहीं बदलती तो गिगैंट चलने लायक भी नहीं रहेगा, और अगर यह किसी तरह चल भी जाए तो काउंट मार्क के गिगैंट के मुकाबले इसकी क्षमताएं बहुत कम होंगी। इसलिए वह रीना से कहता है कि उसे अपने बटलर की बात सुननी चाहिए, जिस पर रीना कहती है कि वह इन सब बातों को जानती है लेकिन वह कोशिश किए बिना हार नहीं मान सकती। वह कांपने लगती है और रोने लगती है और खुद से ही पूछती है कि और कौन कमजोरों के लिए खड़ा होगा। तभी साइमन लौटकर आता है और पूछता है कि क्या वह गिगैंट को देख सकता है। रीना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। साइमन कहता है कि इस माना स्टोन का अब भी उपयोग किया जा सकता है। तभी विक्टर अचानक तलवार निकालकर कहता है कि रीना को उसके पीछे रहना चाहिए। वह कहता है कि यह सब बहुत सुविधाजनक है और यह महज संयोग नहीं हो सकता। शायद वे काउंट मार्क के भेजे हुए हत्यारे हैं। जिस पर साइमन गुस्से में कहता है कि यह बूढ़ा आदमी उसकी नसों पर क्यों चढ़ रहा है, जबकि फिलिप हंसते हुए विक्टर से कहता है कि तलवार हटा ले और साइमन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये लुक्टी लकान लकान परिवार की 15वीं पीढ़ी का वंशज जो अभी के वर्तमान लार्ड है। विक्टर पूछता है कि वह इस बात पर कैसे भरोसा करे। रीना उसे शांत रहने के लिए कहती है और साइमन की तरफ बढ़ती है और कहती है कि वह उनकी पिछली मुलाकात के लिए माफ़ी चाहती है। उसने शायद उनकी स्थिति सुन ली है और उसे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं है। फिर वह आगे कहती है कि वह उससे मदद मांगना चाहती है, बल्कि वह उससे भीख मांग रही है। साइमन कहता है ठीक है। वह एक छोटा सा डैगर पकड़कर कहता है कि इस बार वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह गलती न करे और अपनी क्षमताएं दिखाने का वादा करता है। वह गिगैंट के पायलट क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है, जबकि इंजीनियर कहता है कि गिगैंट की मरम्मत किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसका साथी आगे जोड़ता है इसी की वजह से गिगांट स्पेशलिस्ट को आयरन मेजिस कहा जाता है और यह आदमी गिगांटे को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। अचानक फिलिप दोनों के करीब जाकर पूछता है कि क्या वे उसके साथ शर्त लगाना चाहेंगे, जिसमें वह 10,000 पेसों की शर्त लगाता है कि उसका यंग लॉर्ड इस गिगैंट को आसानी से ठीक कर सकता है, जिसे वे दोनों नहीं कर सके। इंजीनियर पूछता है कि वे इस तरह की शर्त क्यों मानेंगे। फिलिप हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि वे डर गए हैं। इंजीनियर कहता है कि वे दांव दोगुना कर सकते हैं क्योंकि वह तैयार है। तभी रीना फिलिप से एक सवाल पूछती है और वह घबरा जाता है क्योंकि वह उससे बात कर रही है। वह पूछती है कि क्या डैगर जैसा उपकरण आम तौर पर गिगैंट में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि साइमन उसे पकड़े हुए है। अचानक फिलिप घबराहट में पसीना पसीना हो जाता है। इस पर वो कुछ कह पाता साइमन एक झटका मारता है, लेकिन केवल अपना हाथ काटता है जिससे खून निकलने लगता है। इसे देख फिलिप उलझन में चिल्लाता है, घबराहट में पूछता है कि यह क्या हो रहा है, लेकिन साइमन गहरी सांस लेकर कहता है बस देखते रहो। खून मैक पर गिरता है और फिलिप सोचता है कि क्या उसने अपने यंग लॉर्ड को सबके सामने आत्महत्या करते देखा। लेकिन धीरे धीरे मेयर के चारों ओर मैजिक सर्कल बनने लगते हैं, मानो वे साइमन की इच्छाओं के सामने झुक रहे हों। फिर सब कुछ एकत्र होकर इंजन जैसी संरचना में बदल जाता है और जल्द ही मेयर के चारों ओर एक लाल ऑरा घूमने लगती है। फिर एक बार साइमन अपना हाथ फैलाता है और चिल्लाता है, उठो।
इससे जैसे ही वह मैजिक सर्कल पूरा होता है, वह अपने खून का उपयोग करके मेयर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डीमन किंग्स कासल की एक रात में साइमन थका हुआ नजर आता है। उसके चारों ओर गोलेम के शव पड़े हुए हैं, जिनमें से वह एक गोलेम के सामने खड़ा होकर कहता है कि क्या वह इस तरह गिरने की योजना बना रहा है। वह आगे कहता है कि वह एक इमोर्टल प्राणी है जिसे अपने दुश्मनों को नरक में ले जाना था। फिर वह अपनी ओरा छोड़ता है और गोलेम को एक बार फिर से अपने बुलावे का जवाब देने को कहता है, जिससे गोलेम का शरीर आसपास के गिरे हुए गोलेम से खुद को पुनर्जीवित करने लगता है। ये पहले वाले से काफ़ी ताकतवर लग रहा है और एक जोरदार गर्जना करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मेयर अपनी आंखें खोलता है। गिगैंट अब पायलट के लिए तैयार है। फिलिप कहता है, यंग लॉर्ड से तो यही उम्मीद थी, मुझे तो पहले से ही यकीन था। जबकि दोनों इंजीनियर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि यह असंभव है। रीना और विक्टर भी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वह यह सब कैसे कर सकता है। एक इंजीनियर मन में सोचता है कि वह एक मृत मैजिक क्रिस्टल यानी माना ऑर्ब को पुनर्जीवित करने में कैसे सक्षम हुआ। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना। फिर वो दावा करता है कि यह घटना पूरे महाद्वीप बल्कि पूरे विश्व को चौंका देगी। फिलिप पूरी तरह खुश होकर साइमन के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनका यंग लॉर्ड नहीं कर सकता। वह कहता है कि अगर साइमन कहे कि वह पत्थरों से गोलेम बना सकता है तो भी वह यकीन कर लेगा। लेकिन तभी एक इंजीनियर कहता है कि यह असंभव है। वह आगे जोड़ता है कि खून से मैजिक सर्कल बनाना और उसे सक्रिय करना ब्लैक मैजिक जैसा लगता है, जिस पर फिलिप गुस्से में आकर उसे पूछता है, तुम लोग कैसे हिम्मत करते हो यह कहने की कि लकान परिवार का इकलौता वारिस ब्लैक मैजिक का उपयोग कर रहा है। जिसके जवाब में इंजीनियर कहता है कि चाहे वह इसे किसी भी तरीके से देखे, यही एकमात्र संभावना है। साइमन कहता है कि यह ठीक है क्योंकि वह उन्हें सच बताने वाला है। फिर वह अपनी मेगा स्टार लेवल वाली एक्टिंग चालू करता है और कहता है कि यह एक टॉप सीक्रेट तकनीक है जो उसके परिवार से चली आ रही है और जो लगभग 500 साल से छुपा कर रखी गई है। इंजीनियर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा स्वॉर्ड्समैन परिवार होगा जिसकी ऐसी कोई सीक्रेट तकनीक हो सकती है, लेकिन रैना उन्हें बताती है कि यह मायने नहीं रखता, चाहे वह ब्लैक मैजिक ही क्यों ना हो। उसने अनगिनत जानें बचाई है और उसे नहीं पता कि वह उसे इसके लिए कैसे धन्यवाद दे सकती है। वह फिर से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह ठीक है और यह कोई अचंभे की बात नहीं कि वह उसे गलत समझी। वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसकी वजह से घायल हुआ था और वह कम से कम उसे इलाज देना चाहती है। वह उसे बताता है कि अगर इससे उसे शांति मिलती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। तभी अचानक एक आदमी भागते हुए हैंगर में आता है और कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। विक्टर पूछता है कि उसे चिल्लाते हुए क्यों आना पड़ा और आदमी कहता है कि वह चला गया है। उसने पूरे वेटिंग रूम और लॉजिंग का पता किया, लेकिन वह राइडर ट्रे को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा है। फिर कुछ लोग किसी दूसरी जगह बातें कर रहे हैं जहां एक आदमी खा रहा है और दूसरा कहता है कि उन्होंने एंड्रे को अपने पक्ष में कर लिया है, तो अब प्रिंसेस के पास कोई राइडर नहीं है जिसे वह इस्तेमाल कर सके। फिर आगे जोड़ता है, लगता है कि वे किसी तरह से अपने गिगैंट को फिर से ठीक करने में सफल हो गए हैं। जिस पर बैठा हुआ आदमी अपना गिलास नीचे रखता है और कहता है कि उसने बताया था कि इसे एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, जब दूसरा आदमी कहता है कि हाँ लेकिन किसी तरह। इसे आगे कहने से पहले वही आदमी गुस्से में अपना गिलास टेबल पर पटकता है और उस आदमी को थप्पड़ मारता है, उसे फर्श पर गिरा देता है और कहता है कि उसे माफ़ी से सबसे नफरत है क्योंकि इसका मतलब है कि उसने गलती की है। आदमी कहता है कि अगर वह एक और मौका दे तो वह यह सुनिश्चित करेगा, लेकिन जो आदमी ने उसे थप्पड़ मारा है वह उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वह अब उसे नौकरी से निकाल चुका है। यह आदमी और कोई नहीं, काउंट मार्क है, जो अपने लोगों से पूछता है कि क्या कोई और बदलाव या समस्या सामने आई है। उसके लोग तुरंत घबरा जाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पर मार्क कहता है कि उनकी जीत की एक छोटी सी भी संभावना नहीं होनी चाहिए, खासकर तब तक जब तक रीना पूरी तरह से उसकी नहीं हो जाती। वह कहता है कि बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि मार्क किस तरह का आदमी है। दृश्य वापस एरिना में जाता है जहां दिन का आखिरी मैच होने वाला है। यह मुकाबला मेयर और अकेलीस के बीच है। शॉटकास्टर्स कहते हैं कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। काउंट मार्क का अकेलीस लमर 5 टर्म्स चैंपियन है जिसने 70 जीत दर्ज की है और अब तक एक भी हार नहीं देखी,
इसलिए वे कहते हैं कि मेयर ने शायद अपनी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन यह शायद काम नहीं करेगी। एक और समस्या है कि मेयर एरिना में कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसे लोग सोचने लगते हैं कि शायद मेयर डर कर भाग गया है। इसलिए वे चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए। मार्क हंसता है और सोचता है कि शायद रीना ने हार मान ली है, क्योंकि उसके पास कोई राइडर नहीं है। वह कहता है कि इसी वजह से रीना को उसकी शादी का प्रस्ताव चुपचाप पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। अब वह सबको दिखाएगा कि उसकी इज्जत पर चोट करने का क्या अंजाम होता है। दृश्य वापस हैंगर में जाता है, जहां असिस्टेंट आंद्रे के बारे में रो रहा था कि ऐसा लगता है कि काउंट मार्क ने उन्हें धोखा दिया है। विक्टर कहता है कि आंद्रे एक वफादार वेसल है और पूछता है कि क्या उसे सच में उस पर विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने धोखा दिया है, जिसके जवाब में असिस्टेंट कहता है कि कुछ लोगों ने आंद्रे को काउंट के कैंप में जाते हुए देखा है और आंद्रे को अपने साथ लेकर न भी जाए तो भी उनके गिगैंट के बीच ताकत का अंतर पहले से ही बहुत ज्यादा है। इसे अब रीना घबराने लगती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। अचानक साइमन कहता है कि अगर रीना हिस्सा नहीं ले सकती तो इसका मतलब है कि उसे मार्क से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कि क्या वह गलत है? फिर आगे कहता है कि अगर यही नतीजा होना है तो शायद यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वह इसमें मदद कर सकता है। इस पर रीना पूछती है कि वह ऐसा कैसे करेगा, और फिलिप भी उसे समझाते हुए कहता है कि वह उस पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन क्या उसने पिछली बार गिगैंट चलाने के दौरान हुई दुर्घटना को भुला दिया है? तब साइमन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद एरिना में मेयर के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और भीड़ और शॉटकास्टर्स राहत की सांस लेते हैं, कहते हुए कि उन्होंने सोचा मेयर ने लड़ाई छोड़ दी है। लेकिन वह आखिरकार एरिना में मैच के आखिरी सेकंड में आ गया, जिसे मार्क थोड़ा निराश होता है और कहता है कि उसे लगा कि प्रिंसेस की तरफ कोई राइडर नहीं बचा। उसका आदमी कहता है कि यकीनन कोई नहीं था, जिस पर मार्क कहता है कि क्या इसका मतलब है कि उसने कोई भाड़े का सिपाही बुलाया है, लेकिन यह संभव नहीं है। इस बीच एरिना में रीना और विक्टर आखिरकार व्यूइंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं। रीना पूछती है कि क्या मैच शुरू हो चुका है। विक्टर कहता है नहीं, और वे सौभाग्य से समय पर हैं। रीना कहती है कि यह राहत की बात हो सकती है, लेकिन पूछती है कि क्या यह सच में ठीक है। उसे चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि एक नज़र में देखे तो दोनों गिगैंट्स के आकार में बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही विरोधी राइडर लैमर टेरिटरी चैंपियन है। तब पीछे से साइमन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। इसे पता चलता है कि गिगैंट के अंदर साइमन नहीं है, बल्कि फ्लिप है। साइमन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह सच में बहुत स्किल्ड है, जबकि गिगैंट के अंदर बैठा फ्लिप बस सोचता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शॉटकास्टर्स घोषणा करते हैं कि गिगैंट मेयर, जिसे सबने मैच छोड़ने की उम्मीद की थी, समय पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि मैच अब जल्द ही शुरू होगा। दर्शक कहते हैं कि क्या सच में इतना छोटा गिगैंट अकिलिस के खिलाफ लड़ेगा, और कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं कि उनकी इस जंग से भरे खटारे को गिगैंट बुलाने की भी हिम्मत कैसे हुई। एरिना में अकिलिस कहता है कि वह इस बात की सराहना करता है कि फिलिप भागा नहीं, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि इस मैच का मतलब क्या है। इससे साफ होता है कि उसका इरादा आसान लड़ाई देने का नहीं है। फिलिप कहता है कि वह तब तक नहीं जान सकता जब तक वह इसे एक्शन में नहीं देखता। अकिलीस कहता है कि वह फिलिप के आत्मविश्वास की परीक्षा लेना पसंद करेगा। फिर वह अपना मैच सीधे मेयर पर मारता है, जिसे फिलिप किसी तरह साइड स्टेप कर लेता है और कहता है कि जैसा सोचा था उसकी ताकत उसके आकार के अनुसार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जीत जाएगा। फिर वह हवा में कूदता है और कहता है कि अकिलीस बड़ा और ताकतवर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा फाइटर भी है। अकिलीस तुरंत पलटकर वार करने की कोशिश करता है, जबकि फिलिप अभी भी हवा में है। फिलिप को आश्चर्य होता है कि अकिलीस का बड़ा आकार होते हुए भी वह काफ़ी तेज है। वह उसके वार से बचने के लिए नीचे झुकता है। तब अकिलीस कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि फिलिप इसे डॉज कर पाएगा, लेकिन अब वह देख सकता है कि उसका आत्मविश्वास बेबुनियाद है। जिस पर फिलिप कहता है कि यह सच में खतरनाक था, और पसीना पोंछते हुए सोचता है कि यह मुकाबला मुश्किल हो सकता है। लड़ाई जारी रहती है और शॉटकास्टर्स कहते हैं कि अकिलीस लगातार वॉर पर वार कर रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं पाया है। इसे अब अकिलीस का पायलट झुंझलाने लगता है। वह मेयर के सिर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लिप मैट्रिक्स स्टाइल में नीचे झुककर इसे डॉज कर लेता है। शॉटकास्टर्स कहते हैं कि उन्होंने सोचा था यह एक तेज मुकाबला होगा,
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेयर पर अब तक एक भी वार नहीं हुआ है। इसे देख विक्टर कहता है कि वे हमेशा भागकर नहीं जीत सकते। तब रीना फुसफुसाते हुए कहती है कि वह ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि फिलिप एक ताकतवर नाइट है। ऐसा मुझे लूक ने बताया तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। साइमन मन में कहता है कि वह उनकी फुसफुसाहट सुन सकता है और मानता है कि फिलिप पहले भी कई नाइट्स का सामना कर चुका है। लेकिन वह सोचता है कि उसे बाद में फिलिप को सिखाना होगा, क्योंकि फिलहाल वह केवल भाग रहा है। भाग दौड़ से तंग फिलिप सोचता है कि क्या यह आदमी कभी थकेगा भी, और वह पीछे मुड़ता है और अचानक से उस पर एक वार करता है जो सीधे अखिलिस के सीने पर। लेकिन अखिलिस इसे अपने हथियार से ब्लॉक करता है और 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। फिर वह अपनी किलिंग इंटेंट छोड़ते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब है कि फिलिप अब सही तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। फिलिप कहता है बिल्कुल नहीं। अखिलिस अपना मैस उठाकर हवा में कहता है कि अब वह पूरी ताकत से वार करेगा। शॉटकास्टर्स कहते हैं कि यह उसका फिनिशिंग मूव है और पूछते हैं कि क्या मेयर इसे भी डॉज कर पाएगा। फिलिप ऊपर देखता है और कहता है कि यह अच्छा नहीं होने वाला। अखिलिस का वार जमीन पर भारी विस्फोट करता है और चारों ओर धूल फैल जाती है, जिससे कोई भी साफ साफ नहीं देख पाता। लेकिन अखिलिस जानता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कहता है कि यह अविश्वसनीय है, क्योंकि उसे यकीन है कि मेयर इतनी दूर नहीं था कि वह इस वार से बच सके। फिलिप बड़बड़ाने लगता है कि अंकल रॉजर्स उसे मार डालेंगे अगर उन्हें यह पता चला, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसे यह लड़ाई जीतनी ही है, क्योंकि यंग लॉर्ड को उस पर भरोसा है। वह आगे कहता है कि अखिलिस इस पल को हमेशा के लिए पछताएगा, क्योंकि अब वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। उसके चारों ओर की ओरा बदलने लगती है, जिसे देख अखिलिस का पायलट कहता है कि वह इस नई ओरा से थोड़ा उत्साहित है। उसे फिलिप की मूवमेंट से एक अंदाजा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। तभी अचानक काउंट मार्क गुस्से में कहता है कि वह क्या कर रहा है। अखिलिस का पायलट घबराता है। मार्क उससे पूछता है कि क्या वह सच में ऐसे कबाड़ के सामने संघर्ष कर रहा है और उसे हारने के नतीजे पता हैं या नहीं। पायलट माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब वह एक बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा। अखिलिस का गिगैंट फुल थ्रोस्ट पर चलने लगता है और वह कहता है कि वह किसी और दिन एक उचित लड़ाई करना पसंद करेगा, क्योंकि वह दिन आज नहीं है। वह ज़मीन से उछलता है और अपने हथियार के साथ मेयर की ओर दौड़ता है। फिलिप कहता है कि वह इतनी जल्दी दूसरी लड़ाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अखिलिस अपने हथियार से वार करता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि मेयर इस हमले में नहीं फंसा। तभी हमें दिखता है कि अखिलिस का हाथ पूरी तरह से काट दिया गया है, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है। अखिलिस को जो अभी हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा। वह कहता है कि यह ऑरा और स्पीड उसे पुरानी यादें दिला रही हैं। 3 साल पहले जो गायब हो गया था वही गिगेंट एरिना का अपराजेय लेजेंड है, जिसे ब्लैक नाइट का फैंटम स्वॉर्ड कहते हैं। फिलिप वापस अखिलिस की ओर तेजी से दौड़ता है और उसके गिगेंट को बीच से काट देता है। शॉटकास्टर्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अखिलिस का गिगेंट पल भर में नष्ट कर दिया गया और अब मेयर विजेता है। वे यकीन नहीं कर पा रहे कि अंडरडॉग ने सच में जीत हासिल कर ली है। भीड़ उत्साह में पागल हो जाती है। फिलिप का नाम चिल्लाती है और जमीन पर पैर पटकने लगती है। अखिलिस का पायलट हंसते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ब्लैक नाइट से फिर मिल पाएगा। फिलिप उससे पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। पायलट कहता है कि उसे 3 साल पहले रॉयल एरिना में उससे लड़ने का मौका मिला था, लेकिन फिलिप अचानक से गायब हो गया था एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाने के बाद। वह पूछता है कि फिलिप अब इस जगह पर क्या कर रहा है। फिलिप कहता है कि वह ब्लैक नाइट है, इसीलिए किसी ज़रूरतमंद की मदद करना उसके लिए सामान्य बात है। पायलट हंसता है और कहता है शायद तुम सही हो। फिलिप माफ़ी मांगते हुए कहता है कि क्या वह यह राज रख सकता है कि वह ब्लैक नाइट है। पायलट कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे तो वैसे भी नौकरी से निकाला जा रहा है। फिलिप हंसते हुए कहता है माय बैड ब्रदर। दूसरी ओर विक्टर रोने लगता है और रीना से कहता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। साइमन कहता है कि उसने पहले ही यह उम्मीद की थी। रीना बस सोचती है कि विक्टर क्यों रो रहा है। साइमन मुस्कुराता है और रीना की तरफ देखकर कहता है कि लगता है इतना काफ़ी है। फिर वह हैंगर की ओर लौट जाता है, ये कहते हुए कि वह अब इस जगह को हल्के दिल से छोड़ सकता है। वह गैम्बलिंग क्षेत्र में जाता है, ऑन्स को देखता है और मुस्कुराता है। वह कहता है कि गैम्बलिंग का खेल बस अब
बस फ्लो पर निर्भर करता है। उसके ऑन्स 21 से 1 थे जिसे उसने अब तक कमाए साढ़े 10,000 इस बेट पर लगा दिए थे। वह बताता है कि उन्होंने शुरुआत में केवल 3,000 से शुरू किया था, लेकिन अब उन्होंने गैम्बलिंग और बैट के जरिए कुल 2,10,000 कमा लिए हैं।